अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि ड्रैगोस के आदमी उस्मान और सावची तक पहुंच गए थे और उस्मान उनके सामने खड़ा हो गया था। इस किस्त के आगाज़ में काराबेला अपने सिपाहियों को कहता है, मार दो इन दोनों को। ये सुनकर वो हमले के लिए दौड़ते हैं। इतने में अर्तुगरुल और दो सिपाही वहां पर पहुंच जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ देर के बाद गुंदोज भी उसी जगह पर पहुंच जाता है और अर्तुगरुल और उस्मान को घिरे हुए देखता है। ये देखकर वो उनकी मदद के लिए अपनी तलवार निकालता है, लेकिन पीछे से ड्रैगोस उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। ड्रैगोस बहुत खुश होता है। इसी दौरान अर्तुगरुल और उस्मान ड्रैगोस के सिपाहियों से लड़ने में मसरूफ थे। ड्रैगोस गुंदोज को घसीटकर एक तरफ ले जाता है। इसी दौरान अर्तुगरुल के दो सिपाही गिर जाते हैं और उस्मान को भी एक आदमी नीचे गिरा देता है और उसे मारने के लिए तलवार हवा में बुलंद करने लगता है। इस तरह से अर्तुगरुल उस्मान को बचा लेते हैं, लेकिन ड्रैगोस के आदमी तादाद में बहुत ज़्यादा थे और हमला करने ही वाले थे कि इतने में अर्तुगरुल के दूसरे साथी भी वहां पर पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर काराबेला कहता है, अर्तुगरुल हम जल्दी या देर से दोबारा मिलेंगे। ये कहकर वो अपने सिपाहियों के साथ वहां से भाग निकलता है। अर्तुगरुल के सिपाही उनके करीब आ जाते हैं। सावची बेहोश था। अर्तुगरुल उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं और बहुत परेशान नजर आते हैं। इसी दौरान ड्रैगोस गुंदोज को घोड़े पर रख कर कहीं लेकर जा रहा था। अर्तुगरुल गुस्से में उस्मान से पूछते हैं, क्या हुआ है सावची को? उस्मान कहता है, बाबा मैं यहाँ पर शिकार करने आया था। सावची पीछे मेरे लिए परेशान हो गया, इसलिए मेरे पीछे चला आया। हमने यहाँ पर अलबिलके खातून के सिपाहियों पर हमला देखा, फिर डाकू ने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। अर्तुगरुल सख्त गुस्से में कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें शिकार पर जाने से मना नहीं किया था उस्मान? तुमने आखिर मेरी नाफरमानी क्यों की? तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी उस्मान? इसके बाद सावची होश में आ जाता है, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। अर्तुगरुल कहते हैं, क्या तुम ठीक हो सावची? सावची कहता है, मैं ठीक हूँ बाबा। अर्तुगरुल कहते हैं, माशाल्लाह मेरे बहादुर, चलो कबीले की तरफ चलते हैं। ये कहकर वो सब खड़े हो जाते हैं। अर्तुगरुल सावची और उस्मान को सिपाहियों के साथ कबीले की तरफ रवाना कर देते हैं और बामसी से कहते हैं, हम फ़ौरन सोगत के सराय महल में जाएंगे बामसी, और इलबिलगे और उमर बे को बताएंगे कि गुंदोज उनके सिपाहियों का कातिल नहीं है। ये कहकर वो भी रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ तुर्कत और मर्गन दो मंगोल जासूसों के साथ जा रहे थे। इतने में एक जासूस कहता है, हम कुनिया के महल में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर ख़तरा हो सकता है। हम अमीर बाउद्दीन से रब्ता करके जंगल में ही कहीं पर मिलेंगे। ये कहकर वो अपना रास्ता तब्दील कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और बामसी सोगत के सराय महल में पहुंच जाते हैं। अर्तुगरुल कहते हैं, बामसी फ़ौरन गुंदोज को मेरे पास लाओ, मैं उसका सामना इलबिलके खातून और उमर बे से करवाना चाहता हूँ। यह सुनकर बामसी बाहर निकल जाता है और अर्तुगरुल मरकजी हाल में दाखिल हो जाते हैं। उमर बे फ़ौरन पूछता है, क्या हुआ अर्तुगरुल साहिब, क्या आपने कातिलों को तलाश कर लिया है? अर्तुगरुल कहते हैं, जिन लोगों ने आपके सिपाहियों पर हमला किया था उन्होंने मेरे बेटों पर भी हमला किया है। उनके चेहरे ढके हुए थे, मेरे सिपाही उनके पीछे हैं। उमर बे कहता है, तो तुमने कातिलों को भागने दिया, कातिलों को बगैर तुम्हारी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? अर्तुगरुल कहते हैं, मेरे बेटे उस्मान और सावची हमले के गवाह हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि डाकू ने उन्हें भी मारने की कोशिश की। उमर बे कहता है, पहले तुम्हारे बेटे गुंदोज ने हमारे सिपाहियों को कत्ल किया और फिर वो कैद खाने से भाग गया। मैं तुम्हारे झूठों पर यकीन नहीं करूँगा अर्तुगरुल। अर्तुगरुल कहते हैं, ये क्या कह रहे हो उमर साहिब, गुंदोज कैसे भाग सकता है? उमर बे कहता है, मेरी बेटी ने यह सब अपनी आंखों से देखा है। गुंदोज के एक साथी ने बताया है कि वो कैसे कैद खाने से भाग निकला। इतने में अर्तुगरुल अलबिलगे से पूछते हैं, आप कैद खाने में क्या कर रही थी खातून? इतने में उमर बे अपनी तलवार निकाल कर अर्तुगरुल की गर्दन पर रख लेता है। इलबिलगे कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं बाबा? उमर बे अर्तुगरुल को कहता है, अपने सिपाहियों से कहो कि अपनी तलवारें फेंक दें। अर्तुगरुल मुस्कुराते हैं और अपने सिपाहियों को कहते हैं, तलवारें नीचे कर दो। ये सुनकर अर्तुगरुल के सिपाही तलवारें नीचे कर देते हैं। इसके बाद उमर भी अपने एक सिपाही को कहता है, दरवाज़ा बंद कर दो। ये सुनकर वो सिपाही दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर उमर बे कहता है, मेरी बेटी कैद खाने में तुम्हारे बेटे को मेरे पास लाने गई थी। मैं उसकी बातें सुनकर उसका फैसला करने वाला था। इतने में बाहर दरवाजे पर बामसी कहता है, सरदार इन्होंने कैद खाने पर हमला किया है और आपके लिए जाल बिछाया है। फिर उमर बे अर्तुगरुल से कहता है, या तो तुम सिपाहियों को हुक्म दोगे कि वो गुंदोज को मेरे पास लाएं, या फिर यहाँ से तुम्हारी लाश बाहर जाएगी। फिर उमर बे अपने सिपाहियों से कहता है, इसकी तलवार ले लो। और जैसे ही सिपाही अर्तुगरुल की तलवार लेने के लिए आगे बढ़ते हैं,
इस तरह से अर्तुगरुल उमर बे की गर्दन पर तलवार रख लेते हैं और कहते हैं अपने सिपाहियों से कहो कि सारे तलवारें फेंक दें। उमर बे कहता है तलवारें फेंक दो। ये सुनकर उसके सारे सिपाही तलवारें फेंक देते हैं। अर्तुगरुल कहते हैं दरवाज़ा भी खोलो। एक सिपाही जाकर दरवाज़ा खोल देता है। बामसी और दूसरे सिपाही अंदर दाखिल हो जाते हैं। फिर अर्तुगरुल कहते हैं तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई कैद खाने में घुसने की और वहाँ से आदमी निकालने की? फैसला करने का हक तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। जब तक आप यहाँ पर मौजूद हैं हम आपकी तलवारें ले लेंगे और आप सोगत के सराय महल में हिरासत में रहेंगे। अगर आपने मजीद कोई बेवकूफ़ी करने की कोशिश की तो मेरी तलवार आपके लिए हाजिर होगी। फिर अर्तुगरुल उमर बे को छोड़ देते हैं और इल्बिलगे को कहते हैं इल्बिलगे खातून अपने वालिद को कमरे में ले जाओ। यह सुनकर वह अपने वालिद को कमरे की तरफ ले जाती है। फिर अर्तुगरुल कहते हैं अब्दुर्रहमान उमर कबीले के सिपाहियों की तलवारें इकट्ठी कर लो और बामसी तुम चागरी को मेरे पास लाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ उस्मान और साफची कबीले में वापस पहुंच जाते हैं। खैमा खातून उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। दूसरी तरफ गवर्नर की बेटी इरेन सोगत के सराय महल में पहुंच जाती है। मकीस दौड़कर उन्हें खुशामदीद कहता है। इरेन कहती है मैं यहाँ पर एक अहम मामले के लिए आई हूँ मकीस। मकीस कहता है मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? इरेन कहती है मैं गुंदोज से मिलना चाहती हूँ, मैंने सुना है कि वो कैद खाने में है। ये सुनकर मकीस कहता है हाँ वो कैद खाने में था मगर अब भाग चुका है। अर्तुगरुल साहिब ने उस्मान और साफची को तलाश कर लिया है लेकिन गुंदोज का कोई अता पता नहीं है। और आप गुंदोज साहिब से क्यों मिलना चाहती थी? इरेन कहती है वो मेरा बचपन का दोस्त है इसलिए मैं उससे मिलना चाहती थी। ये सुनकर मकीस बाहर की तरफ निकल जाता है। इसके बाद मारा कहती है आप गुंदोज से मिलने से पहले अर्तुगरुल साहिब को कुछ ना बताएं। इरेन कहती है मैं गुंदोज के लिए जो कुछ भी ज़रूरी है वो सब करूँगी क्योंकि उसने मेरी वजह से अपने आप को इस खतरे में डाला था। इसके बाद वो दोनों घोड़ों पर सवार होकर बाहर निकल जाती हैं। अंदर अर्तुगरुल गुंदोज के साथी से पूछते हैं गुंदोज कहाँ है चागरी? चागरी कहता है मेरे सरदार उसने सिर्फ इतना कहा था कि मैं यहाँ नहीं रह सकता जबकि मेरे भाई मुसीबत में हैं। अर्तुगरुल पूछते हैं तो अब वो कहाँ है? चागरी कहता है मेरे सरदार मुझे नहीं मालूम लेकिन मुझे यकीन है कि वो अपने भाइयों के बारे में सुनकर वापस आ जाएगा। अर्तुगरुल चागरी के करीब जाते हैं और उसे पकड़कर कहते हैं बेटा देखो उस दिन तुमने भी गुंदोज की तरह मेरे साथ झूठ बोला। तुमने मुझे नहीं बताया कि वो कहाँ से आ रहा था। अगर तुमने सब सच ना बताया तो हम ना गुंदोज का नाम साफ कर सकेंगे और ना ही उन सिपाहियों के कातिलों को तलाश कर पाएंगे। अब मुझे बताओ कि तुम दोनों उस दिन कहाँ से आ रहे थे? चागरी कहता है ये प्यार का मामला है सरदार। गुंदोज उस दिन एक लड़की के साथ था। अर्तुगरुल पूछते हैं कौन है वो लड़की? चागरी कहता है गवर्नर यानिस की बेटी इरेन। ये सुनकर अर्तुगरुल हैरान हो जाते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में थियोक्लस की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। थियोक्लस की बेटियां उसके पास बैठी रो रही होती हैं। थियोक्लस अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और कह रहा था खुदा तुम्हारे साथ हो मेरी बेटियों। इतने में वो फौत हो जाता है। ये देखकर उसकी बेटियां निया और इंदोकिया रोने लगती हैं। दूसरी तरफ ड्रैगोस गुंदोज को एक कार में ले गया था। लईस कहता है अर्तुगरुल के बेटे गुंदोज को अगवा करना एक बड़ी कामयाबी है। फिर ड्रैगोस कहता है ये कल तक यहीं रहेगा। फिर ड्रैगोस गुंदोज का खंजर निकालकर कहता है ये खंजर ना सिर्फ इसका खात्मा करेगा बल्कि इसके वालिद अर्तुगरुल का भी खात्मा करेगा। मैं रात को उमर बे को इस खंजर से कत्ल कर दूंगा। मैंने गुंदोज को बेहोशी की दुआ भी पिला दी है। जब ये होश में आकर सोगत के सराय महल में पहुंचेगा तो ये उमर बे का कातिल बन चुका होगा। फिर ड्रैगोस कहता है तारा और काराबेला तुम लोग मकीस से बात करो। अगर वो सीधे तरीके से हमारे साथ नहीं होता तो फिर काराबेला उससे अपने तरीके से बात करेगा। और अब एक सिपाही गुंदोज की निगरानी पर लगा दो। जैसे ही गुंदोज सोगत पहुंचे तो मुझे इसके बारे में आगाह कर दिया जाए। मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि इल्बिलगे खातून अपने वालिद के कातिल को ढूंढने की मुकम्मल कोशिश करे। ये कहकर वो सब बाहर की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ तुर्गत और मर्गिन दो मंगोल जासूसों के साथ मौजूद थे। थोड़ी ही देर में अमीर बाउद्दीन वहां पर अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाता है। मंगोल कमांडर अमीर बाउद्दीन से पूछता है उन लोगों को संदूक के बारे में कैसे पता चला? क्या तुमने मालूमात लीक की हैं? बाउद्दीन कहता है मुझे क्या पता, हो सकता है तुम में से किसी ने ये मालूमात लीक की होंगी। ये सुनकर वो मंगोल कमांडर बाउद्दीन की गर्दन पर खंजर रख देता है। इतने में बाउद्दीन कहता है मेरे जहन में एक आदमी आ गया है और वो है अर्तुगरुल। जब काराबोरा महल में संदूक लेने आया था तो अर्तुगरुल भी वहाँ पर मौजूद था। वो कमांडर कहता है ये मत भूलो कि काराबोरा तुम्हारी ज़मीनों पर कत्ल हुआ है। यह सुनकर अमीर बाउद्दीन कहता है मैंने अर्तुगरुल को खत लिख दिया है, हम जल्द ही उसे सजा देंगे। अब आप लोग उस संदूक को ढूंढकर हमें बचा लो। ये कहकर वो वापस मुड़ जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अपने सिपाहियों को हिदायत दे रहे थे कि सोगत
और उसके इर्द गिर्द के तमाम इलाकों की तलाशी लो। अगर तुम्हें कोई मशकूक शख्स मिले तो उसको पकड़कर मेरे पास ले आओ। याद रहे, ना सिर्फ हम कातिलों की तलाश कर रहे हैं बल्कि हमें गुंदोज की भी तलाश है। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर दाखिल होकर कहता है, मेरे सरदार अमीर बाउद्दीन ने आपके लिए ये ख़त भेजा है। इसके बाद अर्तुगरुल कहते हैं, उसे पता चल चुका है कि हमारे कबीले में उमर बे की गर्दन पर खंजर रखा गया था और उमर कबीले के सिपाही भी कत्ल हो चुके हैं। उसने लिखा है कि वो एक कमांडर की जिम्मेदारी लगाएगा जो यहाँ पर आकर देखेगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वमसी कहता है, वो गीदड़ हमारे लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश कर रहा है सरदार। इसके बाद लफ्के किले का मंजर सामने आता है। गवर्नर यानिस गुस्से में कहता है, उमर बे के कबीले के सिपाही कत्ल हो गए और वो इसका इल्ज़ाम अर्तुगरुल के बेटे गुंदस पर लगाना चाहते थे। लेइस कहता है, मैं नहीं जानता हुजूर, हो सकता है ये मामला दोनों कबीलों के दरमियान हो। गवर्नर खड़ा होकर कहता है, बकवास बंद करो लेइस, चाहे कुछ भी हो जाए काई वाले इस तरह का हमला नहीं कर सकते। ये उन बागियों का काम हो सकता है जो सोगत पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन हम इस मसले का हल थियोक्लस के बगैर नहीं ढूंढ सकते क्योंकि उसके पास वो मालूमात हैं जिनसे हम उन बागियों की तलाश कर सकते हैं। अब जाओ और फौरन से तलाश करके मेरे पास लाओ। यह सुनकर लेइस बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ काई कबीले में खैमा खातून और हकीम आर्तुक थियोक्लस की बेटियों से अफसोस कर रहे थे। हकीम आर्तुक कहता है, आप जब तक चाहें यहाँ पर रह सकते हैं। इसके बाद हकीम आर्तुक दवाइयाँ उठाकर देखने लगता है और इसके बाद कहता है, आपके बाबा की हालत तो खतरे में नहीं थी, क्या यहाँ पर कोई और भी आया था? एंड्रोकिया कहती है, मैं सिर्फ 2 दफ़ा कुएं से पानी लेने गई थी, मैंने अंदर किसी को दाखिल होते नहीं देखा। आर्तुक कहता है, मैं इस मामले का बगौर जायजा लूँगा और इन दवाइयों को भी चेक करूँगा। दूसरी तरफ थियोक्लस की छोटी बेटी नेहा बाहर बैठी रो रही थी। इतने में उस्मान उसके करीब आता है और बैठ जाता है और कहता है, मुझे बहुत अफसोस है निया। नेहा कहती है, शुक्रिया उस्मान। उस्मान उसे हार देते हुए कहता है, क्या ये वही हार है? नेहा कहती है, हाँ ये वही हार है, ये मेरे बाबा की मेरे पास आखिरी निशानी है, मैं इसे तसल्ली कर लूँगी। तुम बहुत बहादुर हो उस्मान, तुमने हमारे लिए अपनी जान भी खतरे में डाल दी। उस्मान कहता है, मैंने सिर्फ वही किया जो ज़रूरी था, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे लाजमी बताना। नेहा कहती है, शुक्रिया उस्मान। फिर उस्मान वहाँ से उठकर चला जाता है। दूसरी तरफ हकीम आर्तुक अपने खेमे में थियोक्लस की दवाइयों को चेक कर रहा था। वह दवाइयों को चेक करने के लिए एक बर्तन में डालता है और नतीजा देकर चौंक जाता है। फिर वो सावची से कहता है, मुझे फ़ौरन सोगत के सराय महल में जाना होगा सावची। ये कहकर वो बाहर निकल जाता है और यहाँ पर इस किस्त का अख्तिताम हो जाता है।